नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा और आप देख रहे हैं मिनट मिरर न्यूज़। आज के प्रोग्राम में हम एक बात करने जा रहे हैं कि वो है पाकिस्तान के जो नेचुरल रिज़र्व्स और रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सब कुछ होने के बावजूद हमारी मुसलसल नाकामी। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये हमारे प्रोग्राम में बार बार आता है। इसकी वजह क्या है कि ये अनटैप्ड हमारे रिज़र्व्स, ये हमारी तकदीर नहीं बदल सकते, हम इसका इफ़ेक्टिव यूज़ नहीं कर रहे, और जब ये हमारे पास ये कोई डिस्कवरी होती है तो उस पर हमारी कोई इफ़ेक्टिव पॉलिसी नहीं आती। तो ये इतने सारे सवालात के साथ आज हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीद मलिक साहब। डॉक्टर साहब ने एक आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने ये शेयर किया अपना एक एक्सपीरियंस कि वो अभी नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में रेयर अर्थ मिनरल्स पे एक कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसमें ये इन्होंने शिरकत की। डॉक्टर साहब वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वापस आ चुके हैं। तो जब हम कॉन्फ्रेंस किसी पे जाते हैं तो वापस निकलते हैं तो खुश आते हैं। डॉक्टर साहब उस प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस से वापस आए और परेशान हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद और अपनी परेशानी बताएं कि आप। देखिए जी, कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं बड़ा खुश होता, बड़ा अपबीट थी, क्योंकि सारी दुनिया से एक्सपर्ट्स उसमें और मोस्टली पाकिस्तानी ओरिजिन के इतने पढ़े लिखे हमारे लोग, नौजवान प्रोफेशनल्स, कोई हार्वर्ड का ग्रेजुएट है, कोई MIT का ग्रेजुएट है, कोई अमेरिका में पढ़ा रहा है, कोई वहाँ काम कर रहा है, किसी ने कंपनी बनाई हुई है, कोई UK में पढ़ा रहा है, कोई यहाँ एक्सपर्ट थे, जियोलॉजिकल सर्वे वाले थे, लोकल एक्सपर्ट्स थे, मेरे जैसे लोग भी थे। हम सब बैठे हुए और डिस्कशन हो रही है, तो एक समा बनता है तो कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे मिनरल्स भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, डिपॉजिट भी है, पोटेंशियल भी है, लोग भी हैं। तो एक पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर आए हुए थे, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी मेरी अब 3 साल रह गए रिटायरमेंट में, यानी मैं 57 ईयर्स का हो गया हूँ, और अब मैंने फैसला किया है कि अब आई विल स्पीक माई माइंड। तो मुझे बड़ा वो, मैंने कहा देखो इस बेचारे ने सारी ज़िंदगी गुजार दी और सप्रेशन में, कि इसको बोलने नहीं दिया गया, इसकी सुनी नहीं गई। एक प्रोफेशनल आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, PhD की हुई है, अपनी फील्ड का समझता, अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, मगर ये बेचारे को खामोश रखा गया, इसकी बात नहीं सुनी गई, सही, और यहाँ तक पहुँचा वो। क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, वो उसमें थर में, संदक में, जो मैंने माइनिंग सेक्टर में यहाँ काम किया है, तो मेरी उस लिहाज से जो इनपुट्स थी वो इस लिहाज से थी कि वी शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ नेगेटिविटी जो सिस्टम की है, जो आसेब है, जो मुरीद नियाजी कहते हैं कि आसेब है, सी, तो वो फिर मैंने अपने टाइटल में लिखा गोरा आसेब, यानी ये कोई आम आसेब नहीं है, यानी ये वो आसेब है जो हमारे आमिल नहीं उसे डील कर सकते, क्योंकि हमारे आमिल जो है वो ब्लैक मैजिक, वो तावीज़ गंडे, इस तरह की चीज़ें तो हैंडल कर लेते हैं, मगर ये गोरा आसेब है, ये बहुत बड़ा आसेब है, सी, इसको हैंडल करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स चाहिए जो गोरे आसेब को समझते हो, सी, और इससे हमें निजात मिले। तो ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ये वाइट मैजिक है, सी, इससे हमने डील करना है। और वो मैंने इसमें एग्जांपल भी दिया है, कोई 2 साल पहले वो लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल मेरी मुलाकात हुई एक स्कॉलर से, वो इंग्लैंड से आई हुई थी, तो मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ क्या रिसर्च करने आई? उसने कहा जी मैं डीकॉलोनाइजेशन पर रिसर्च कर रही हूँ, कि जो 56 कंट्री जो हमने कॉलोनाइज़ की थी, ब्रिटिश थी वो, 56 कॉलोनीज हमने जो वो कॉलोनाइज़ की थी, उन सबका बेड़ा गर्क है, सी। अब हम ये स्टडी करने आए हैं कि इनको डीकॉलोनाइज़ किस तरह करना है, इससे निकालना किस तरह है, सी। अच्छा, एक मुल्क जो है वो निकल आया, वो कामयाब हुआ, वो अमेरिका था, क्योंकि उनको समझ आ गई कि गोरा आसेब क्या होता है, खुद भी गोरे थे, वो चीज़ को समझते थे, तो उन्होंने गोरा आसेब को ख़त्म करने का तरीका ये ढूंढा कि उन्होंने गोरे की हर चीज़ ख़त्म कर दी जिससे आज़ाद हुए, उनके कानून ख़त्म, उनके रूल्स ख़त्म, उनके रेगुलेशन ख़त्म, वो गाड़ी चलाते थे लेफ़्ट पे, उन्होंने राइट पे गाड़ी चलानी शुरू कर दी, उन्होंने आसेब को नीस्त नाबूद कर दिया, सही। तो अब वक्त आ गया है कि हम समझें कि ये जो आसेब, जो मुरीद नियाजी बेचारा कहता मर गया, कि ये आसेब का साया है, आसेब का साया, मगर ये आम आसेब नहीं है, ये गोरे का छोड़ा हुआ आसेब है। और ये मैंने उस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, इस चीज़ को मैंने रेस किया। अच्छा, फिर एक और जो बड़ी चीज़ होती है, आम तौर पे हमारे एंड में कहते हैं जी हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कि जी पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए।
सारी दुनिया में ये होता है कि इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाने में, एवेल्यूएशन में या पायलट लेवल लगाने में आपको इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, मगर हम वो भी नहीं करते। हम बगैर होमवर्क किए जब आप पायलट लेवल तक पहुंचते हैं तो आपकी टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश हो जाती है और कम इन्वेस्टमेंट से आप बहुत सारे नताइज निकाल लेते हैं। हम वो भी नहीं करते। अब इस वक्त जो हमारे ज़ेर ज़मीन मिनरल्स हैं उनमें पोटेंशियल है, क्योंकि हमने निकाला ही कुछ नहीं है। अब जब हम निकालने जा रहे हैं, अब हमने इनको एक प्रोफेशनली हैंडल करना है, प्रोफेशनली निकालना है, ताकि इसके बेनिफिट जो है वो मैक्सिमम हम मैक्सिमाइज़ कर सकें। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो शामी साहब के प्रोग्राम पर उन्होंने मुझसे पूछा कि जी ये जहाँ भी निकल आते हैं मिनरल्स वहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और ये और वो है। तो एक साहब आए थे बलूचिस्तान से, वो भी मिनरल सेक्टर में, तो वो मुझे कहने लगे कि जी जहाँ जहाँ डेवलपमेंट होती है और लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है और लोगों को वो शामिल किया जाता है, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाती हैं, उनको हेल्प किया जाता है, वहाँ वो क्राइम कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। देखो ना, आपने शेयर करना है रिसोर्स उसके शामिल। आप हमने संदक का प्रोजेक्ट किया, वहाँ कुछ भी नहीं है, सारा सोना तांबा निकाल के हमने चाइना पहुँचा दिए, तो जाहिर बात है रिजेंटमेंट होगी। तो ये जो नेचुरल रिसोर्स है इसकी शेयरिंग होनी चाहिए, उस इलाके को डेवलप होना चाहिए, उस इलाके को बनना चाहिए। तो इस कॉन्फ्रेंस में कुछ अच्छी बातें भी हुई और कॉन्फ्रेंस तो अच्छी थी, इट वाज अ गुड अटैम्प्ट। इसमें ये हुआ कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान है वो उसको काफ़ी एक्टिवेट किया जा रहा है, बिकॉज ज़ेर ज़मीन जो चीज़ें हैं वो जियोलॉजिकल सर्वे वाले ढूंढते हैं। फिर मेरे जैसे मेटलर्जिस्ट आते हैं जो उनको निकालते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, मार्केट तक पहुँचाते हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे जो पाकिस्तान का एक बड़ा रोल है, तो उन्होंने ये रिकमेंड किया कि हम एक नेशनल सेंटर बनाएं ऑफ ये रेयर अर्थ मिनरल्स, ताकि ये एक फोकस्ड रिसर्च हो हमारी, उनको ढूंढे, उनकी वैल्यूएशन हो और फिर उनको हम पायलट लेवल तक लेके आएँ। इस किस्म का एक तजर्बा 60 की दहाई में भी हुआ था, जब कालाबाग आयरन ओर पे काम शुरू हुआ। कालाबाग जो ओवर आयरन ओर है, सबसे पुरानी ओर पाकिस्तान की कालाबाग आयरन, सबसे बड़ी भी वही है। तो उस वक्त जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने PIDC के साथ मिलके एक बाकायदा पायलट प्लांट लगाया। उन्होंने उससे लोहा बनाया, उससे स्टील बना, उससे गाड़ियाँ बनी। वो और बात है कि वो आगे बात नहीं चली और वो जो इम्पोर्ट लॉबीज़ थी उन्होंने उसको चलने नहीं दिया, मगर हमने 60s की दहाई में अपनी कालाबाग आयरन ओर से स्टील बना लिया था जी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और PIDC की कोलैबोरेशन के साथ। अच्छा, ये अब रेयर अर्थ मिनरल्स जी, ये हमारे ज़रा आम पाकिस्तानी के लिए ना एक ज़रा न्यू और कम्प्लेक्स ये टर्म है। ये जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आया ना उसमें, तो तब से ये बहुत ही वायरल हो रही है, तो इसके बारे में बता दें। ये जी एक लेंथेनाइट्स सीरीज इन्हें कहते हैं, ये बहुत कम पाए जाते हैं। यानी जिस तरह तांबा कि ज़्यादा होता है, सोना भी होता है और ओर्स होती हैं, ये रेयर इसको अर्थ कहते हैं। ये बहुत कम मिकदार में होते हैं और आमतौर पे और मिनरल्स के साथ छुपे हुए होते हैं। कोयले के अंदर भी हो सकते हैं, कॉपर के अंदर भी हो सकते हैं। तो इनकी तलाश ज़रा मुश्किल होती है, मगर इनकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत स्पेसिफिक होती है। जिस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, जो आर्मामेंट्स हैं मिसाइल्स में इस्तेमाल होती हैं, इसमें 17 को ये एलिमेंट्स हैं जिसको हम रेयर अर्थ कहते हैं। इनको ढूंढना, इनको निकालना, इनको प्रोसेस करना, ये बड़ी स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है और इसमें काफ़ी एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है और इसमें चाइना लीड करता है। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है चाइना की मोनोपोली है। अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो इसको जो चाइनीज़ मोनोपोली है उसको वो चैलेंज करे, तो ज़ाहिर बात उनको सूट करती हैं वो ममालिक जिस तरह हमारी तरह। हमने तो निकाला कुछ नहीं, हमारा तो सारा ज़ेर ज़मीन जो रिसोर्सेज हैं वहीं पड़े हुए हैं। अब ये वक्त है कि हम इनसे मैक्सिमाइज़ करें, इनसे फ़ायदा उठाएं और इनको सस्ता ना बेचें, हम इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखें ताकि हमारा जो मुल्क है वो भी डेवलप हो। वरना अफ्रीका वाली हाल हमारा भी होगा कि लोग निकाल के ले जाएंगे सब कुछ और वो पंजाबी कहते खोती रही बोर थले। वी डोंट वांट दैट। सो वी वांट कि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हो डेवलपमेंट का, कि हम इनको आइडेंटिफाई भी करें, इनको प्रोसेस भी करें और एक पायलट लेवल तक लेके आएँ और फिर हम नेगोशिएट करें, जॉइंट वेंचर्स करें। ठीक है, हम बड़े बड़े प्लांट्स नहीं लगा सकते, इंटरनेशनल लेवल पे एकदम नहीं जा सकते, मगर ये है कि हमें कम से कम इसकी हमारे कंट्रोल में होने चाहिए ताकि इनके बेनिफिट हम मैक्सिमाइज़ कर सकें फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। अच्छा, हमारी जब बात होती है तो हमें ज़्यादातर ये होता है कि हमें ये करना चाहिए या ये करना चाहिए था जी, इनके मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं या आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको करना है। अगर आप चाइना और इंडिया की कोई
उनका तजर्बात कैसे रहे? हम तो चलो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी के वो हैं। देखिए जी, उन्होंने जो हिंदुस्तान, खैर वहाँ भी गोरा सेब तो वहाँ भी है, मगर वो फिर भी दे हैव डन बेटर, क्योंकि वहाँ एक किस्म की पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स रही हैं और क्योंकि इलेक्शंस होते हैं रेगुलरली और रिलेटिवली फ्री एंड फेयर होते हैं, तो वहाँ एक पब्लिक का इंटरेस्ट वॉच किया जाता है टू सम एक्सटेंट। चाइना में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट वॉच करते हैं और हर आदमी को उठाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने जो फ्रेमवर्क्स डेवलप किए हैं इनको डेवलप करने के और इनका बेनिफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, वो बहुत इफेक्टिव फ्रेमवर्क्स हैं। हम वो डेवलप करने में कामयाब नहीं हुए। अब थर का भी जो कोयला था वो मुझे 14 साल लगे उसको कोयले तक पहुंचने के लिए, यानी 2004 में चेयरमैन साइंस फाउंडेशन मैंने वो प्रोग्राम शुरू किया और 2018 में आके वो कोयला तक हम पहुंचे। फिर उसको गैसिफाई करने में 3 साल हमें और लगे। अब आके ये डिसाइड हुआ है कि हम एक कोल बेस्ड एनर्जी सिस्टम बनाएंगे। रेगुलर ट्रैक जो है वो उससे कनेक्ट हो रहा है मेन उससे। अब नया कोयले का कोई प्लांट नहीं लगेगा, सब थर प्लांट पे कोयले और जो एग्जिस्टिंग वो भी कन्वर्ट होंगे। तो हम एक कोल बेस्ड एनर्जी सिस्टम अब डेवलप कर रहे हैं, उससे हम बिजली भी बनाएंगे, गैस भी बनाएंगे, फर्टिलाइजर भी बनाएंगे। तो इस किस्म की जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो लिंकेजेस हैं, ये हमने क्रिएट करनी है। अच्छा, आपने एक ऐसे आर्टिकल में अपनी मुलाकात का जिक्र किया है जो टर्किया के प्रेसिडेंट, जी तुर्की के जी जी, तो उसका ज़रा हवाला जी जी। ये जब ये अर्दोगान साहब आए तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे और वो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो सेरेमोनियल होता है, तो गुल अब्दुल्ला प्रेसिडेंट थे। तो वो पाकिस्तान को काफ़ी पसंद करते हैं। आपको पता है टर्की और पाकिस्तान की बहुत दोस्ती है। वो कहते हैं हकीकी गर्देश वो यूज़ करते हैं, मैं भी बहुत मोहब्बत है दोनों में। तो वो यहाँ आए विज़िट पे, तो उनके नाम पे हमने ये अंडरपास भी एक महल में उस पर रखा है, रिंग रोड पे या उसके करीब। तो वो लाहौर में एक होटल में गैदरिंग थी, उसमें उन्होंने तकरीर वगैरह की। उसके बाद वो कहने कि जी मैं कुछ चंद जो एक्सपर्ट्स हैं उनको उनसे 1-on-1 डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो वो हम एक साइड रूम में ले गए, तो वो कहने लगे कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आप लोगों ने तो जितना इस्लामिक वर्ल्ड में जितना आपके पास टैलेंट है, जितने पढ़े लिखे लोग आपके सारी दुनिया में फैले हुए हैं, आप क्यों नहीं टर्न अराउंड होते? आपका मसला क्या है? सी क्या है आपके अंदर कि आप टर्न अराउंड नहीं होते? वो बड़े हैरान थे। वो कहते थे हमने क्या किया, हमारी हुकूमत जब आई तो हमने एक तरफ अपने एक्सपेट्रिएट एक्सपर्ट्स को बुलाया, बाहर से उनको बिठा दिया, और दूसरी तरफ उनको बिठा दिया जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना था, यानी लोकल जो थे मैनेजमेंट, उनको बिठा दिया। जो वो कहते गए वो करते गए और हम टर्न अराउंड हो गए। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस जब मैं सदक पे आया, मैं नया नया आया था वो अमेरिका से, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं बड़ा खुश कि लो ये अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कंट्रीब्यूट करने का। और मैं उनको जो चीज़ कहूँ वो करें ही ना, मैं कहूँ कुछ वो करें कुछ। सी एग्जैक्टली कौन थे? सारी मैनेजमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो उनका वो इंजीनियरिंग, उसका वो डायरेक्टर इंजीनियरिंग, सारा वो ऑपोजिट बात करें। सी मैं कहूँ जी इनको, ये हमारे आपके जो लोग हैं इनको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस कोई नहीं है, इनको हम ट्रेनिंग देते हैं, इनको सुपरवाइज करते हैं, चाइनीज के साथ ये काम करें, ये काम एक्चुअली सीखें, तो वो करें ना। अच्छा, फिर मैंने कहा जी ये कि जी 90 डेज़ को ओवरलैप होगा और ये टर्न की प्रोजेक्ट है, 90 दिन के वो बाद जब चाइनीज़ कंप्लीट कर लेंगे, 90 दिन हमारे लोग उनके साथ काम करेंगे और ये फिर चाबी हमें पकड़ा के चले जाएंगे। मैंने कहा ये कोई आप कोई कोठी के या बिल्डिंग कर चाबियाँ तो नहीं पकड़ रहे, 90 डेज़ में आप ये प्रोजेक्ट नहीं चला सकते। ये जो लोग हैं इन्होंने सारी ज़िंदगी कभी इंडस्ट्री में काम नहीं किया हुआ, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट लार्ज स्केल माइनिंग इज़। सी लिख के दिया, इतना शोर मचाया, आखिरकार मैंने, और हर लेवल पे मैं गया, सेक्रेटरी लेवल, मिनिस्टर लेवल, प्राइम मिनिस्टर लेवल, सी हर लेवल पे मैं गया, उनको मिन्नतें की कि खुदा के लिए ये प्रोजेक्ट जो है ये डूब जाएगा, चाइनीज ये ले जाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है यही मालिक बन जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। सी और आज तक इस पे बात नहीं हुई। आज तक लोग कहते हैं लो जी वहां से तांबा निकल रहा है, ये निकल रहा है, वो जा कहाँ रहा है तांबा, वो सदक का तांबा कहाँ गया है? सी 20 साल हुआ, 25 साल में वो चले गए, सारा जो तांबा है वो चाइना पहुंचा है, वहाँ वो रिफाइन होता है, वहाँ वो फिनिश होता है, वो फिर वो बेचते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन करते हैं। अगर हम संदक का प्रोजेक्ट कर लेते सही तरीके से तो फिर हम रेकॉर्डिंग भी कर सकते थे और प्रोजेक्ट भी हम कर सकते थे। तो संदक जो थी वो मेरे लिए बड़ा आई ओपनिंग थी। तो लिहाजा मैंने थर के अंदर मैंने ये रिस्क ही नहीं लिया, मैंने कहा मैंने छोड़ना ही नहीं इसका पीछा। सी वॉट कम वॉट में, अगर मैं पीछे हट गया संदक में, जितना क्योंकि मैं पीछे हटा तो संदक को उन्होंने चाइनीज़ को दे दिया और वो ले गए। इसमें हम लगे रहे, मगर इसमें खुशकिस्मती थी कि एंग्लो वाले भी आ गए बीच में।
और जो सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी बनी उसकी वजह से फिर ये हुआ कि थर जो है वहाँ से कोला निकल आया और वो कोला जो है अब वो इस्तेमाल हो रहा है। अभी मैं सुबह आ रहा था एक जगह पे, तो उनसे जब को थर के कोले में बात हुई, मुझे कहने लगी ये तो कोले ठीक नहीं है। तो मैंने कहा किसने कहा आपको ये? हालांकि वो पढ़े लिखे आदमी इंजीनियर है। मैंने किसने कहा आपको? कहते जी हम तो यही पढ़ते हैं। मैंने कहा दुनिया में जो आधी बिजली बन रही है इसी कोले से बन रही है, आधी गैस बन रही है इसी कोले से बन रही है। ऐसी लॉबीज हैं, ऐसी मिस रिप्रेजेंटेशन है फैक्ट्स की, ऐसी मुल्क दुश्मनी मैं कहता हूँ है कि इट इज़ अमेजिंग थी कि जब उनको आप समझाएं, फैक्ट्स बताएं, करें। ये संदक के ऊपर था। नहीं, ये थार का जो कोल है ये साहिवाल पावर प्लांट में भी इस्तेमाल हो सकता था, यह है नहीं। इसमें होता ये है कि जी जो बर्नर डिज़ाइन होता है अच्छा वो कोले के हिसाब से होता है। सी अब ये है कि कन्वर्ट हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने ब्लेंडिंग शुरू कर दी है। आपको 20% तक ब्लेंडिंग कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। और फिर आप जो आपका बर्नर है तो इतना बड़ा चेंज नहीं है। जो बर्नर है उसको आप कोले के मुताबिक चेंज करते हैं। जिस तरह मैं एग्जांपल आपको दूं कि आपके सुई गैस का चूल्हा और एलपीजी का चूल्हा डिफरेंट होता है, बर्नर इज डिफरेंट। इसी तरह जो 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 इसका जो प्लांट होता है, जो बर्नर होता है, वो कोले के मुताबिक डेवलप बनता है। अच्छा, तो बस इतना ही है हमें। हाँ। अच्छा, अब सेंडक हमने दे दिया, रिकोडेक निकल गया। लिक्विड पूरा नहीं निकला, लिक्विड आधा निकला, आधा, लेकिन वो जो आधा हमारे पास है उससे भी हम हाँ, कोई हाँ, वो कुछ नहीं हाँ, कर पा रहे ना। जी। अब बात आ जाती है रेयर अर्थ मिनरल्स पे। जी। इस पे अब हम क्या कुछ ऐसा करें कि ये भी सेंडक या वो रिकोडेक वाली ये जी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के जो आए हुए थे डीजी, उनसे मेरी मीटिंग भी हुई। उन्होंने एक प्रपोजल भेजा एक नेशनल सेंटर का बनाने का, यानी एक सेंट्रलाइज्ड एक अथॉरिटी हो जो इसके ऊपर काम करे और फिर इसको वो एक्सप्लॉइट करे थी और कोलैबोरेट करे किसी यूनिवर्सिटी से, ये टेक्निकल अदारे थे, PCCI किसी से, और इनको फिर हम इनकी प्रोसेसिंग, सेपरेशन और ये करने की कोशिश करें ताकि हम इनको बिल्कुल वो पंजाबी कहते हैं अन्य वहाना भेज दें कि जी ये पड़ा हुआ जी आप ही ले ला काट लो। ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। इनको हमें प्रोसेस करना चाहिए, एक लेवल तक लेके आना चाहिए और इसकी जो आउटपुट है मैक्सिमाइज़ करनी चाहिए। एक और चीज़ मैं आपके प्रोग्राम से वसाकत से कहना चाहता हूँ, मैंने ऑस्ट्रेलिया का भी मॉडल स्टडी किया है। इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया है वो लीडिंग माइनिंग कंपनीज ऑस्ट्रेलिया की है, BHP वगैरह, दे आर द लीडिंग। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाए हुए हैं कि जिस जगह पे जो मिनरल या मेटल निकलता है वहाँ वो एक सेंटर बना देते हैं। जहाँ सोना है वहाँ कॉमन फैसिलिटी सोने का बन जाएगा, जहाँ कोयला है कोयले का बन जाएगा, जहाँ रेयर अर्थ है वो रेयर अर्थ का बन जाएगा, और सारी एक्सपर्टीज, सारी नॉलेज वो जगह पे पहुँचा देंगे। एज ए रिज़ल्ट वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। जिसको रेयर अर्थ चाहिए वो वहाँ सेंटर में जाके वो डेवलप करवा सकता है, ले सकता है, ख़रीद सकता है, सारी इंस्ट्रूमेंट ले सकता है। हमने तो फ्रेमवर्क ही को नहीं डेवलप किया। कोशिश की थी, PCCR में एक मिनरल सेंटर बना था किसी ज़माने में 60s की दहाई में, जो अभी भी है वैसे, मगर ये कि अब वो उसकी मैन पावर जो थे, जो लोग बाहर भेजे थे, ट्रेन होके आए थे, वो रिटायर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो वो सेंटर की वो अफादियत नहीं रही। मगर हमने 60s और 70s तक ये हम सब कुछ हमने किया था। 5 महीने का दायरा है, पंजाब मिनरल कॉरपोरेशन जो हमने बनाया था वो भी थे उस कॉन्फ्रेंस में। फिर रिसोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक इदारा था जिसने ये संदा का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, वो ख़त्म हो गया। फिर हमारा PMDC पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, वो भी है। तो अदारे भी हैं मौजूद, मगर ये है कि उनका फ्रेमवर्क नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। और एक और चीज़ जो बड़ी होने वाली है, जो मैं गोरा से इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारी कम से कम अगर हम सारा सेब नहीं ख़त्म करते गोरे का, कम से कम जो टेक्निकल मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें हम टेक्नोक्रेट्स को लेके आएँ, प्रोफेशनल लोगों को लेके आएँ, ताकि वो मिनिस्ट्रीज़ की पॉलिसीज़ बनाएं, वो लीड करें। और भुट्टो साहब के ज़माने में भी यही हुआ था कि जो उनकी जो टेक्निकल मिनिस्ट्रीज़ थी उसमें वो टेक्नोक्रेट्स को लेके आए थे, उन्होंने लीड किया था। क्योंकि जो इवेंचुअली जो सेक्रेटरी होता है मिनिस्ट्री का, वो ही इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन। और अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड वर्क्स है, मिनिस्ट्री ऑफ IT है, ये टिपिकल मिनिस्ट्रीज़ हैं जो जहाँ जिनके जो हेड हैं वो टेक्नोक्रेट्स होना चाहिए, पीपल जो मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी दोनों को समझते हो। ये जो जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं ये नहीं चल सकते, वरना गोरा से इस मुल्क में ख़त्म नहीं होगा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम से हमें ये मालूम हो रहा है कि डॉक्टर साहब जैसे आसेब की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो है इनकॉम्पिटेंस, करप्शन, रॉन्ग पॉलिसीज़, इदारों की मदाखलत और एक्सपर्ट्स को नज़रअंदाज करना और ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल। हाँ, ये लिस्ट अब बनाते जाएं, ये आसेब है। और वो जो आसेब जिसके बेस पे उन्होंने वो आर्टिकल किया, वो मुनीर नियाज़ी का शेर ये है कि मुनीर इस मुल्क पर
आसेब का साया है कि क्या है कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो डॉक्टर साहब ये हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं वैसे। वो जो चंद लोग हैं मेरी तरह के जो चलते रहते हैं, जो रुकने का नाम नहीं लेते, सही, वरना रुकावटें बहुत हैं। नाज़रीन इसी बात के साथ हमें इजाज़त दीजिए।